आज हमारा जो टॉपिक है वो है थोरासेंटेसिस एंड लंबार पंक्चर के रिगार्डिंग। एमसीक्यू यहाँ पे हालांकि लिखा लिखा हुआ है, पर हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। आई थिंक सो सबको तो पता होगा थोड़ा बहुत रिगार्डिंग थोरासेंटेसिस एंड लंबार पंक्चर। विल सी फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग लंबार पंक्चर एंड थोरासेंटेसिस। अच्छा, पहले शुरू करते हैं हम लोग थोरासेंटेसिस के साथ। बताइए मुझे थोरासेंटेसिस मतलब क्या समझ में आता है? सबको तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय थोरासेंटेसिस? बताओ। We are inserting some needle to the pleural cavity for removing the pus or any fluids collection from the pleural cavity. ओके, सो प्लूरल कैविटी के अंदर This कोई is अगर फ्लूइड है या पस है, या फिर मान के चलते हैं कुछ मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट का एयर है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई लिम्फ जो है वहाँ पे अकुमुलेट हुआ है। वो सारी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम थोरासेंटेसिस करा सकते हैं। तो सिंपल सा एक बात है यहाँ पे, थोरासेंटेसिस मतलब, जल्दी बताओ। insertion of the needle into the thoracic, I mean we can say like into the pleural cavity to remove the extra amount of fluid or something else। ठीक है, तो यहाँ पे thoracentesis का मतलब ये आ रहा है the removal of fluid or air from pleural cavity, from pleural cavity via transthoracic, transthoracic मतलब क्या आ रहा है बता। व्हाट डू मीन बाय transthoracic? ट्रांसथोरासिक मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय ट्रांस का मतलब है थ्रू। ठीक है, ट्रांस मतलब थ्रू, एंड थोरासिक मतलब क्या? थोरैक्स और चेस्ट वी कैन से थ्रू चेस्ट। थ्रू चेस्ट हम क्या करते हैं, एक नीडल इंसर्ट करते हैं एंड वी यूज टू रीच द प्लूरल कैविटी, और जहाँ से हमें एस्पिरेट करना होता है जो फ्लूइड हो गया या एयर हुआ, पस हुआ, वो सारे रिमूव करने के लिए। सो रिमूवल ऑफ द फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल कैविटी बाय ट्रांसथोरासिक एस्पिरेशन, बाय ट्रांसथोरासिक एस्पिरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? थोरासेंटेसिस। समझ में आया या डाउट है बताओ? yes, sir. समझ में आ रहा है? सो बेसिकली Yes, sir. वर्ड में बाय प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ? व्हाट डू मीन बाय प्लूरल स्पेस? ये भी डाउट है क्या? ये तो पता होना चाहिए सबको। Sir, between the lungs and the cavity, between the air, the space is there. It's known as the pleural space. ओके, मान के चलते हैं ये हो गया हमारा लंग्स। ठीक है, ये हो गया लंग्स। लंग्स के आउटसाइड एरिया, मतलब लंग्स का जो बॉर्डर है ना, वो सरफेस के बाहर एक लेयर है, या सरफेस के साथ चिपक के एक लेयर है, ये वो मान के चलो। सरफेस के साथ, लंग्स का सरफेस के साथ चिपक के एक लेयर है। ठीक है, नाउ दिस इज द लेयर फॉर एग्जांपल, एंड देयर इज वन मोर लेयर आउटसाइड इट लाइक दिस। सो यहाँ पे सिंपल अगर बात करें तो एक लंग्स के लिए दो डिफरेंट लेयर्स है या कवरिंग है। ठीक है, सो द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? द पेरिएटल प्लूरा। ठीक है, एंड जो इनर वाला है, अंदर वाला जो एक लेयर है जो कवरिंग करके रखा हुआ है लंग्स को, वो हो गया क्या? विसेरल। विसेरल, विसेरल प्लूरा।
तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है ये वाला बिटवीन द विसरल एंड द पेरिएटल प्लूरा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, द प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी और द स्पेस. इसके अंदर नॉर्मली जो है ना वो कितना अमाउंट का फ्लूइड रहता है, 10 to 20 ml ऑफ फ्लूइड. ठीक है, कितना रहता है बताओ, 10 to 20 ml ऑफ फ्लूइड. समझ में आ रहा है क्या? अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या बोल देंगे, प्लूरल इफ्यूजन. प्लूरल इफ्यूजन. सो व्हाट डू मीन बाय प्लूरल इफ्यूजन? प्लूरल इफ्यूजन मतलब अकुमुलेशन ऑफ, जल्दी बताओ, अकुमुलेशन ऑफ Fluid more than 10 to 20 ml. हाँ, अकुमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे मान के चलते हैं एक्सेस फ्लूइड, excess fluid in pleural cavity. That is what called as what, your pleural effusion. बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. चलो. So now what do you mean by, there are some other terminologies that you have to remember. For example is chylothorax. What do you mean by that? Chylothorax. And there is one more term which is called as, for example, hemothorax. Pneumothorax. Pneumothorax. Hydrothorax. Pyothorax. And the empyema. And there is one more term called pleural effusion that we already have discussed. बताओ, what do you mean by chylothorax? देखो क्लास कर रहे हो तो फिर आंसर बताना चाहिए. मैं थोड़ी ना मतलब एक ही. Sir, हाँ. so lymph, when the lymph accumulation is there, is known as the chylothorax. Very good. And So hemothorax chylothorax is the मतलब blood. क्या? Accumulation of lymph. ठीक है ना, accumulation of lymph in pleural cavity. ठीक है, what is that called? Called chylothorax. So what do you mean by hemothorax? Hemo मतलब क्या? Hemo मतलब Is the blood accumulation. ठीक है ना, सिमिलर accumulation of blood. ठीक है, यहाँ पे ब्लड accumulation हो रहा है, यहाँ पे lymph accumulation हुआ. ठीक है. न्यूमोथोरैक्स मतलब accumulation of Air. Air, sir. ठीक है ना. हाइड्रोथोरैक्स मतलब वाटर. Water. It's fluids. फ्लूइड या वाटर बोल सकते हो. पायो मतलब क्या? पायो मतलब पस. ठीक है ना, accumulation of पस. सिंपल से टर्मिनोलॉजी है. व्हाट में बाय एम्पाइमा? It's also pus formation accumulation, sir. व्हाट में बाय एम्पाइमा? It's also, sir, pus formation, sir. Yes, this is also called as accumulation of the pus. ठीक है ना, in pleural cavity. That is also called as empyema. So don't be confused with pyothorax and empyema. ठीक है ना, and don't be confused with hydrothorax and pleural effusion. ठीक है ना, दोनों केसेस में फ्लूइड accumulate होता है and pyothorax and empyema वाला केस में pus accumulate होता है. Is it clear? Yes, sir. Just give me a minute. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, आई थिंक सो अभी क्लियर है व्हाट इज आई मीन प्लूरल स्पेस एंड
डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज? कोई डाउट है अभी तक? नो सर। sir. चलो नेक्स्ट चलते हैं। जब हम थोरासेंटेसिस करते हैं तो हमें क्या क्या आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है और कैसे क्लाइंट का प्रिपरेशन होगा, वो सारे चीज़ें हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, सो पहले हमें क्या चाहिए? नंबर 1, एडल्ट के लिए हमें नीडल वाला नीडल चाहिए। ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली हम 16 गॉस का नीडल यूज़ करते हैं। एंड हमें क्या चाहिए? नंबर 2, IV सेट चाहिए। एंड नंबर 3, अगर मतलब हमें कलेक्शन करना है पस वगैरह जो भी है, हमें क्या चाहिए? कलेक्शन बॉटल। ठीक है, कलेक्शन बॉटल चाहिए। एंड नंबर 4, ड्रेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए? टिंचर बेंजोइन। ठीक है, टिंचर बेंजोइन चाहिए हमें क्या करने के लिए बताओ? फॉर ड्रेसिंग द साइट, ड्रेसिंग सर। फॉर ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग के लिए चाहिए। ठीक है, नंबर 5 में और क्या चाहिए? सोडियम साइट्रेट चाहिए हमें, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट चाहिए फॉर, जल्दी बताओ। वो जो कलेक्शन कर रहे हैं उसको Anticoagulant। ठीक रखने के लिए। हाँ हाँ, आज एंटीकोआगुलेंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, आज एंटीकोआगुलेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो भी कलेक्शन किया, मतलब क्या बोलें, प्लूरल कैविटी से वो फ्लूइड हो जो भी हो, उसके अंदर डालने के लिए हमें क्या चाहिए? सोडियम साइट्रेट का बोतल चाहिए, या फिर वैक्यूटेनर चाहिए, या फिर कंटेनर चाहिए जिसके अंदर सोडियम साइट्रेट होगा, और ये एंटीकोआगुलेंट उसके अंदर रख देंगे सो दैट द फ्लूइड विल नॉट बी कोआगुलेटेड। ठीक है ना, तो ये हो गया सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए हमें सोडियम साइट्रेट वाला चीज़ चाहिए। अब यहाँ तक कोई डाउट बताओ? नो सर। चलो सुनाओ। बिफोर प्रिपरेशन, आई मीन सॉरी, बिफोर प्रोसीड्योर कॉल्ड प्रिपरेशन। बिफोर प्रोसीड्योर यहाँ पे लिख सकते हैं। बिफोर प्रोसीड्योर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बिफोर प्रोसीड्योर हमें क्या चाहिए? नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, मतलब तुम एक्सप्लेन कर दो सारा प्रोसीड्योर। ठीक है ना, एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर 2, हमें क्लाइंट प्रिपरेशन चाहिए। क्लाइंट को प्रिपेयर करना है फॉर व्हाट? क्योंकि जब हम बेसिकली क्या करते हैं, थोरासिक कैविटी के अंदर या प्लूरल कैविटी के अंदर जब हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्शन हम कैसे करेंगे? डायरेक्टली ऐसे तो ब्लाइंडली कहीं ना कहीं, मतलब ऐसे तो घुसा नहीं देंगे ना। तो घुसाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंडमार्क चाहिए। एंड हमें क्या चाहिए? USG गाइडेंस। ठीक है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी करके हमें देखना पड़ेगा कि प्लूरल फ्लूइड जो है ना, कौन सा जगह पे अच्छा से मिल सकता है, कौन सा एरिया है जहाँ पर लंग्स का इंजुरी नहीं होगा। क्योंकि अगर लंग्स इंजुरी हो जाता है, द मोस्ट कॉमनली जो थोड़ा सेंटेसिस के थ्रू होता है वो है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स। ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली जब पंक्चर हो जाता है, कौन सा? लंग्स पंक्चर हो जाता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो पंक्चर हो जाए। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड होना चाहिए। जब भी हम थोरासेंटेसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम करना चाहिए सो दैट ये पंक्चर ना हो, लंग्स टिश्यू पंक्चर ना हो। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? क्लाइंट प्रिपरेशन। क्लाइंट प्रिपरेशन फॉर व्हाट? नंबर 1 फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, नंबर 2 हमें और क्या चाहिए क्लाइंट का? बिफोर डूइंग द प्रोसीड्योर हमें एक्सरे चाहिए कि लंग्स का हालत क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्चर यहाँ पे होगा तो बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं, जहाँ पर लंग्स का पूरा कंप्लीटली जो आउटलाइन तुम देख सकते हो बढ़िया से है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं लंग्स का आउटलाइन बढ़िया से है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो आउटलाइन, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि लंग्स का जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा हेजी दिख रहा है, वाइड दिख रहा है। यहाँ पे, यहाँ तक डेफिनेटली यहाँ तक तो होगा लंग्स, बट ये कंप्लीटली क्या दिख रहा है बताओ? वाइड दिख रहा। ये क्यों ओपेक दिख रहा है बताओ? क्योंकि जब एक्सरे गया तो एक्सरे ये पानी के थ्रू नहीं जा सकता। समझ रहे हो? देखो एक्सरे का कंसेप्ट समझ लो कि एक्सरे कब वाइड दिखता है, कब ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने एक्सरे का मशीन को रखा, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद बढ़िया से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या रखा? एक्सरे का मशीन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने रखा है, यहाँ पे एक्सरे का मशीन है।
यहाँ से क्या होगा, हम मान के चलते हैं मतलब जो बीम है यहाँ से जाएगा एक्सरे का बीम, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा एक्सरे का बीम जाएगा। यहाँ पे मान के चलते हैं हमने क्या करा, यहाँ पे एक रख दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली क्या है बताओ, सॉलिड है, तो एक्सरे बीम इसको पास करके नहीं जा सकता। तो बाद में जो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म में वो कैसे दिखाई देगा, तो ये जो बीम आता है ना, वो बीम ऐसे सीधा चला जाएगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, और ये जाके सीधा गिरेगा किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। लेकिन जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ से तो नहीं पास करके नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कंप्लीटली वाइट दिखेगा। क्या दिखेगा बताओ, वाइट दिखेगा। बाकी एरिया पूरा क्या दिखेगा बताओ, ब्लैक दिखेगा। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो, बात समझ रहे हो। सो दीज एरियाज विल बी ब्लैक, वेयर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर एक्सरे बीम पास करके नहीं जा पाया, वहाँ पे क्या हो गया, वाइट दिख रहा है। बात समझ गए, कंसेप्ट यही वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने एक्सरे को कराया, एक्सरे करने के बाद यहाँ पे देखो रिब्स को तुम देख सकते हो, ठीक है ना। क्यों देख सकते हो बताओ, वाइट दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, बोन्स है ना, बोन क्यों वाइट दिख रहा है बताओ, क्योंकि एक्सरे इसके थ्रू नहीं जा सकता, बोन के थ्रू नहीं जा सकता, इसलिए वाइट हो गया। लेकिन लंग्स जहाँ पर है, जहाँ पर लंग्स है, वो लंग्स थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है बताओ लंग्स ब्लैक, क्योंकि लंग्स थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू है, पहला वाला बात, नंबर 1। नंबर 2 क्या बताओ, नंबर 2 इसके अंदर एयर भरा हुआ है, हाँ या ना बोलो। तो जैसे एक्सरे जाएगा, एयर के थ्रू जा सकता है, सॉफ्ट टिश्यू के थ्रू थोड़ा बहुत जा सकता है, पर बोन के थ्रू नहीं जा सकता। इसीलिए बोन क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, जो भी एक्सरे कराएंगे। समझ रहे हो बात, कंसेप्ट समझ लो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर लंग्स के अंदर ना पानी इतना भर गया, इतना पानी भर जाता है, तो पानी के थ्रू जा सकता है क्या एक्सरे, नहीं जा सकता। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे वाइट हो गया, वाइट हो गया, समझ रहे हो। तो इतना वाइट हो गया, बात समझ गए। तो इतना वाइट क्यों हुआ, द रीजन इज दैट देयर इज आइदर पस, देयर में भी हो सकता है ब्लड हो, आइदर हो सकता है वहाँ पे वाटर हो, कुछ ना कुछ है जिसके वजह से ये क्या हो गया, एक्सरे का बीम जो है इसके थ्रू पास नहीं हुआ और वो वाइट हो गया, उतना पार्ट। समझ गए ना, समझ गए बात। हाँ सर। चलो, सो इसलिए प्लूरल इफ्यूजन वाला अगर एक्सरे देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाइटिश दिखेगा, क्लियर। यहाँ पे आउटलाइन तुम्हें लंग्स का नहीं मिल रहा, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, कुछ अकुमुलेट हुआ है। समझ गए, जो आउटलाइन इधर होना चाहिए ऐसे करके, तो यहाँ पे आउटलाइन नहीं बना, समझ रहे हो। हालांकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे थोड़ा बहुत है आउटलाइन, बढ़िया से दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में है नहीं। समझ गए। सो दिस इंडिकेट्स, अगर नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ होता, यहाँ पर वाइट ऐसे पैचेस दिखता, तो हम ये सोच लेते कि ये सारे, मतलब मान के चलो ऐसे वाइट वाइट दिखता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट दिखता, इसका मतलब ये ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन मान के चलो किसी का अगर मतलब ज़्यादा COPD वगैरह है, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, लंग्स के अंदर परमानेंट चेंजेस हो गया होगा, जो हार्डनिंग हो गया होगा, या फिर पस अकुमुलेट हुआ होगा लंग्स के अंदर, तो तभी जाके बीच बीच में वाइटेज दिखेगा, या फिर म्यूकस जमा हो गया उसके लंग्स के अंदर, तो ऐसे वाइट वाइट दिखेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ ऐसे वाइट दिख रहा है, अगर नीचे की तरफ ऐसे वाइट दिख रहा है यहाँ तक, इसका मतलब क्या, पानी जो है ना ग्रेविटी के थ्रू क्या हो गया, नीचे आ गया, हाँ या ना। पानी का तो वेट होगा ना, पानी हर टाइम क्या रहता है, अगर बोतल के अंदर पानी रखोगे वो ऊपर चला जाएगा क्या, नहीं ना, वो कहाँ पर आता है, बोतल का नीचे आता है। समझ रही हो ना बात। तो यहाँ तक आके सारा पानी जो है ना वो नीचे की तरफ आ गया लंग्स का, और नीचे की तरफ आके ऐसे जमा हो जाता है। जब हम एक्सरे लेते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, खड़े करते हैं, या बैठाने के लिए मतलब बैठा तो नहीं है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि खड़े हो जाओ, और खड़े होने से पानी कहाँ पर आएगा बताओ, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। जब हम एक्सरे लेंगे वो पानी सारा नीचे की तरफ है और वाइट इस दिख रहा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, तो समझ लो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एंड प्लूरल इफ्यूजन दोनों के बीच में ये वाला डिफरेंस आएगा। तो जो ब्लैक एंड वाइट का कंसेप्ट है वो क्या है बताओ, ब्लैक कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर एयर है, जहाँ पर थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। वाइट कौन सा वाला एरिया में दिखेगा, जहाँ पर एक्सरे
का बीम जो है क्रॉस नहीं कर पाता है और प्लेट में वो क्या दिखता है, वाइट दिखता है। समझ गए बात? सो क्लाइंट प्रिपरेशन में Yes, हमें क्या चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी चाहिए, एक्सरे चाहिए। एक्सरे क्यों चाहिए बताओ, जानने के लिए कि प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं, है या ना, बोलो कुछ एक्युमुलेट हुआ है या नहीं, वो तो जानना पड़ेगा ना पहले। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें ज्यादातर क्या करना पड़ता है, एक्सरे करना पड़ता है टू डायग्नोस कि हाँ पेशेंट का प्लूरल इफ्यूजन है या हाइड्रोथोरैक्स है। वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। सो बिफोर द प्रोसीड्योर वी शुड गो थ्रू चेस्ट एक्सरे, है या ना, बोलो समझ गए हाँ बात? सर। चलो Yes, sir. अभी मान के चलते हैं हमने पेशेंट को क्या किया। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जहाँ पर हमने क्या किया, पेशेंट का कुछ हमने लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, डायरेक्ट हमने क्या कहता है पंक्चर कर दिया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जो है ना वो कम है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है? अगर प्लेटलेट काउंट कम है पेशेंट का तो क्या पॉसिबल मतलब हो सकता है, हमने तो पंक्चर कर दिया, प्लूरल कैविटी के अंदर चला गया, ब्लीडिंग होगा, किधर होगा, प्लूरल कैविटी के अंदर हो सकता है, चेस्ट के अंदर हो सकता है, हाँ या ना बोलो। तो वो पूरा अकुमुलेट होगा ब्लड, और अकुमुलेट होके और भी ज़्यादा खराब हो गया कंडीशन, है या ना बोलो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए बताओ, लैब इन्वेस्टिगेशन चाहिए बिफोर डूइंग एनी इन्वाजिव प्रोसीड्योर। कभी भी तुम्हें कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्योर करना है ना, तो पहले क्या कर लो, सीबीसी कर लो, बीटीसीटी कर लो, है ना। इवन छोटा सा जब हम टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं उससे पहले बीटीसीटी किया जाता है ना बोलो। तो हमें इसे क्या बोलना, कोआगुलेशन स्टडी। क्या बोलेंगे इसको, कोआगुलेशन स्टडी। बिफोर प्रोसीड्योर हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन। समझ गए, हाँ या ना बोलो, लैब Yes, sir. इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या चाहिए, सीबीसी चाहिए, और क्या चाहिए, प्लेटलेट काउंट चाहिए। वही सीबीसी के अंदर आ जाएगा प्लेटलेट काउंट, हाँ या ना बोलो, Yes, sir. प्लेटलेट काउंट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए हमें, Bleeding BTCT, time. मतलब कोआगुलेशन स्टडी। PTINR हाँ, कोआगुलेशन स्टडी। कोआगुलेशन स्टडी के अंदर क्या आ जाएगा, कोआगुलेशन स्टडी के अंदर क्या आ जाएगा, बीटीसीटी पहले किया जाता था, आज मतलब बीटीसीटी आज के ऊपर आजकल हमारा भरोसा है नहीं। मतलब हमें क्या करना चाहिए, पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर करेंगे, ठीक है ना। फॉर एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड फॉर इंट्रिंसिक पाथवे यू शुड गो थ्रू द, जल्दी बताओ कौन सा वाला, एपीटीटी, ठीक है। एपीटीटी एंड पीटीआईएनआर, ये दोनों का टेस्ट हमें कराना चाहिए, और अदरवाइज वी कैन गो थ्रू द बीटी एंड ब्लीडिंग टाइम एंड क्लटिंग टाइम। बट बेहतर क्या है बताओ, पीटीआईएनआर एंड एपीटीटी। सो लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें इतना मिनिमम चाहिए, सो दैट हमें पता चले कि मैं अगर प्रिक करूंगा तो फिर ये ब्लीडिंग होके वहाँ पे अकुमुलेट नहीं होगा। एटलीस्ट ये तो हम इंश्योर कर लेंगे। समझ गए बात, समझ Yes, गए sir. बात। चलो चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं, बिफोर प्रोसीड्योर हमें और क्या करना चाहिए बिफोर प्रोसीड्योर। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि क्या होता है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगर हम कॉफ करते हैं तो कॉफ करने के टाइम क्या होगा बताओ, लंग्स का हालत क्या होगा, लंग्स क्या इन्फ्लेट होगा या डिफ्लेट होगा, मतलब स्क्वीज हो जाएगा या फिर ज़्यादा साइज में बढ़ेगा, क्या लग रहा है बताओ। Squeeze हो जाएगा। कफ होने से स्क्वीज होता है, नहीं, वो इन्फ्लेट हो जाता है, Oh. इन्फ्लेट हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा ना लंग्स के अंदर। मतलब प्रेशर कहाँ पर बढ़ेगा, चेस्ट के अंदर। तो प्रेशर कब बढ़ेगा, समझ रहे हो, प्रेशर कब बढ़ेगा बताओ। मतलब कफ होने के लिए क्या होना चाहिए, अंदर में सांस लो फिर बाहर फेंको, तब तो कफ होगा ना। समझ रहे हो, तो अंदर लो और बाहर फेंको तभी जाके कफ होगा। अगर मतलब एयर होगा नहीं अंदर तो फिर कफ कैसे करोगे, पूरा बाहर छोड़ के कफ कर सकते हो, नहीं कर सकते हम लोग, मतलब पॉसिबल है नहीं। पूरा बाहर एयर छोड़ दो और ट्राई करो कफ करने के लिए, इज इट पॉसिबल। पूरा No, देखो, sir. तुम ट्राई करो, खुद ट्राई करो, पूरा बाहर छोड़ दो यार, बाहर छोड़ने के बाद कफ कर सकते हो, ट्राई करके देख लो एक बार। हो रहा है, हो रहा है क्या, नो सर, नहीं कर सकते। तो कफ कब होगा, जब अंदर जाएगा सांस। और क्या हम ट्राई कब करेंगे, अंदर सांस जाने के बाद जब छोड़ रहे हैं ना उस टाइम पे कफ होगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो क्या। यस सर, Yes, sir. तो उस टाइम पे क्या होगा, लंग्स इन्फ्लेट होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कफ कर रहे हैं
तो उस टाइम के अंदर क्या होगा, लंग्स ना थोड़ा बहुत हिलेगा, समझ रही हो, हिलेगा। जब हम मान के चलते हैं, जब हम प्रिक कर दिया और लंग्स हिल रहा है तो क्या होगा बताओ, इंजरी होगा ना लंग्स का, इंजरी समझ रहे हो होने का चांस होगा लंग्स का। चांस ज़्यादा है। तो हमें ये मतलब पता लगा लेना चाहिए कि पेशेंट को कोई कफ है क्या। अगर कफ है तो हमें क्या देना चाहिए, ट्रीटमेंट। अगर मान के चल रहे हैं पेशेंट को कफ है, सीवियर कफ हो रहा, हाँ सीवियर कफ हो रहा, हमने क्या कर दिया, थोरासेंटेसिस कर दिया, और बीच में जब थोरासेंटेसिस कर रहे हैं बीच में तो कफ हो गया, तो क्या होगा, लंग्स इन्फ्लेट हो जाएगा, हिल जाएगा, और ये जाके प्रिक हो जाएगा, कौन, ये नीडल हमारा प्रिक हो जाएगा, समझ गए। तो वहां पे क्या होगा, अगेन न्यूमोथोरैक्स, समझ गए। इसीलिए हमें पहले इसका मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। सो बिफोर प्रोसीड्योर हमें ये असेसमेंट कर लेना चाहिए पेशेंट को कोई कफ है क्या। अगर कफ है तो क्या देंगे बताओ, कफ सप्रेसेंट, ब्रोंकोडायलेटर, कफ सप्रेसेंट, क्या देंगे बताओ, कफ सप्रेसेंट, तो कफ बंद हो जाएगा, समझ गए, हाँ या ना बोलो, बात हाँ समझ रहे हो क्या, चलो वेरी गुड। नंबर 1, तो हमें बिफोर डूइंग द प्रोसीड्योर हमें ये असेसमेंट कर लेना चाहिए कि पेशेंट को कोई कफ है या नहीं है, नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2, पेशेंट को ये बोल देंगे भाई जब हम इंसर्ट कर रहे हैं ना निडल, उस टाइम के दौरान कभी भी क्या नहीं करना, कभी क्या नहीं करना, हिलना डुलना कफ नहीं करना, हिला, हाँ हाँ कफ तो नहीं करेगा, और ऐसे बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बॉडी मूवमेंट होने से इधर उधर फिर नीडल चला जाएगा, ठीक है ना, बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एंड इवन डीप ब्रीथ, अंदर ज्यादा जोर से सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों लेना नहीं चाहिए बताओ अंदर, जल्दी बताओ। इंजरी, सेम थिंग सर, लंग्स इंजरी होने चांस है। हाँ वेरी गुड, मतलब लंग्स इन्फ्लेट हो जाएगा ज्यादा, सो ये डीप ब्रीथ नहीं होना चाहिए, हाँ या ना बोलो, डीप ब्रीथ नहीं होना चाहिए। अगर डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो लंग्स इन्फ्लेट होगा, अगेन देयर इज अ चांस ऑफ इंजुरी, एंड दिस माइट लीड टू द न्यूमोथोरैक्स, हाँ या ना बोलो। तो हम ये नहीं चाहते कि हो, तो डीप ब्रीथ नहीं होना चाहिए। नंबर 3 और क्या नहीं होना चाहिए बताओ, नो मूवमेंट, हाँ या ना बोलो, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए बॉडी का। तो 3 चीज हमें देखना चाहिए बिफोर इंसर्शन, क्या पेशेंट का कोई कफ हो रहा है क्या, अगर कफ है तो कफ सप्रेसेंट देना चाहिए, और पेशेंट को ये बोल देंगे भाई तुम जब हम इंसर्ट करेंगे डीप ब्रीथ नहीं करना है, और कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बिफोर, हमें पेशेंट को बता देना चाहिए, समझ गए, समझ गए क्या, बढ़िया। हाँ सर, चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीड्योर क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रोसीड्योर हमें क्या चाहिए, पहले तो पोजीशन क्या होगा पेशेंट का, राइट, पोजीशन क्या होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, यही वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पोजीशनिंग। साइड लाइन क्यों भाई, सबसे बेहतर सिटिंग पोजीशन, एग्जैक्टली, हाँ, द चॉइस इज सिटिंग पोजीशन। कौन सा वाला पोजीशन इसको बोलते हैं, कार्डियक पोजीशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक पोजीशन। एग्जैक्टली क्या है, पेशेंट बैठा हुआ है, जो बेड है ना, बेड साइड में बैठा हुआ है, राइट, समझ लो पूरा कंसेप्ट, ये समझ लो, ये ए वाला पिक्चर को देखो, पेशेंट कहां पर बैठा हुआ है, बेड साइड में बैठा हुआ है, लेग नीचे है, और द पेशेंट इज लीनिंग फॉरवर्ड, हाँ या ना बोलो, लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुक के बैठा हुआ है, और दोनों जो हाथ है इज रेस्टिंग ऑन द कार्डियक टेबल, am I right, हाँ या ना बोलो, यस सर, दोनों हाथ कहां पर है, कार्डियक टेबल के ऊपर ही है। नाउ दिस इज द परफेक्ट पोजीशन जहां पर हमारा क्या होगा ना, पूरा बैक साइड, जब हम थोरासेंटेसिस करते हैं आगे की तरफ से नहीं कर रहे हैं, कहां से करेंगे बताओ, पीछे की तरफ से, बैक साइड से, बिलो द स्कैपुला, वहां से इंसर्ट किया जाता है नीडल को। तो यहां पे परफेक्टली एक्सपोज होगा क्या बताओ, बैक साइड, हाँ या ना बोलो, एंड साथ में जो रिब्स होगा, वो रिब्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा जैसे ही हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। खुद ट्राई कर लो, अगर पीछे की तरफ हम मुड़ जाएंगे तो रिब्स के बीच में क्या होगा, गैप थोड़ा कम होगा, राइट।
आगे की तरफ जाएंगे तो रिब्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा खुल जाएगा, है या ना, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? पीछे की तरफ क्या बात कर रहा हूं, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ का जो रिब है ना, बैक साइड में जो रिब्स हैं, अगर आगे की तरफ झुक जाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा खुल जाएगा, ओपन होगा, स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द thoracentesis, द फर्स्ट प्रिफर्ड पोजिशन, ठीक है ना, द फर्स्ट प्रिफर्ड पोजिशन, फर्स्ट प्रिफर्ड पोजिशन क्या है बताओ? सिटिंग पोजिशन। क्या बोल रहे हैं इसको? सिटिंग, ऑर्थोपनिक पोजिशन बोल सकते हो, कार्डियक पोजिशन बोल सकते हो, कोई भी पोजिशन तुम बोलो, लेकिन बात यही है। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। तो क्या पोजिशन इसको बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज सिटिंग अपराइट पोजिशन बोल सकते हो, सिटिंग पोजीशन, कार्डियक अपराइट पोजिशन बोल सकते हो, या सिटिंग पोजिशन बोल सकते हो, या कार्डियक पोजिशन बोल सकते हो, ऑर्थोपनिक पोजिशन बोल सकते हो, ऑर्थोपनिक, या फिर कार्डियक पोजीशन बोल सकते हो। यही वाला है जो बेड के पेशेंट को कराना है। समझ गए क्या? लेकिन एक्चुअल में अगर अपराइट एंड सिटिंग पोजीशन देखे इज बिट डिफरेंट देन ऑर्थोपनिक एंड कार्डियक पोजीशन, ठीक है? तो सिटिंग एंड अपराइट पोजीशन और ऑर्थोपनिक पोजीशन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्या डिफरेंस है? पेशेंट बैठा, मतलब यहां पे क्या है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठा हुआ है पेशेंट। अगर ऑपराइट पोजीशन बोलेंगे तो यहां पे पेशेंट क्या होगा, पूरा कंप्लीटली ऐसे स्ट्रेट बैठा होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट बैठा होगा पेशेंट। समझ में आ रहा है क्या? एंड बोथ द हैंड शुड बी अबव द शोल्डर, हाथ ऊपर रहेगा। बात समझ रहे हो क्या? अबव द शोल्डर, अबव द शोल्डर, दैट इज कॉल्ड ऑपराइट पोजीशन या सिटिंग पोजीशन। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोपनिक एंड कार्डियक पोजीशन वाला पोस्चर देख लो, यहाँ पे क्या है, पेशेंट विल बी सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। क्या है बताओ? सिटिंग है। यहाँ पे ऑर्थोपनिक और कार्डियक पोजीशन में क्या है? नंबर 1 बताओ, पेशेंट सिटिंग ऑन द बेड साइड, नंबर 1। नंबर 2 क्या है यहाँ पे? लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, लीनिंग फॉरवर्ड। नंबर 3 और क्या? हैंड्स रेस्टिंग ऑन कार्डियक टेबल, ठीक है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पोजीशन। अगर आगे की तरफ जाएं तो फिर कोई पेशेंट ऐसे भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो एंड टॉलरेट ना कर पाए ऐसे सिटिंग पोजीशन, तो उसे दूसरा पोजीशन हम दे सकते हैं। व्हाट इज दैट पोजीशन कॉल्ड? द अनअफेक्टेड साइड पोजीशन। इसे लैटरल पोजीशन बोल सकते हैं, मॉडिफाइड, मतलब एग्जैक्टली इसका कोई नाम है नहीं, क्योंकि ये लैटरल भी नहीं बोल सकते इसको, इसे बोलते हैं अनअफेक्टेड साइड वाला पोजीशन। क्या पोजीशन है यहाँ पे? मान के चलते हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कौन सा वाला साइड? ये वाला हो गया हमारा राइट साइड, ये वाला हो गया क्या बताओ? लेफ्ट साइड, ठीक है। और लंग्स जो है ना इधर ही है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये वाला साइड को बोल दिया अफेक्टेड साइड, ठीक है ना। एंड ये वाला साइड क्या हो गया बताओ? अनअफेक्टेड साइड। तो यहां पे पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, यहां पे देख सकते हो, वेस्ट जो है ना वो पूरा कंप्लीटली ऐसे पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, बट यहां से देख सकते हो वेस्ट से थोड़ा सा ये 30 डिग्री टू 45 डिग्री एंगल के अंदर ये क्या है बताओ? थोड़ा सा एलिवेटेड है। कौन सा वाला? कहां से कहां तक बताओ? वेस्ट से ऊपर तक, ठीक है ना। फ्रॉम वेस्ट ये बॉडी कैसे मूवमेंट हुआ है? थोड़ा सा आगे की तरफ एलिवेटेड हुआ है, ठीक है ना। कितना डिग्री का? 30 टू 45 डिग्री का, ठीक है। ये एलिवेटेड हुआ है। जैसे ही एलिवेट होता है, कौन सा वाला अंदर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा? कौन सा वाला साइड? देख लो, अनअफेक्टेड साइड विल बी अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड विल बी बिलो। क्यों बताओ ऐसा? क्यों अफेक्टेड साइड क्यों नीचे नहीं रहा बताओ? सिंपल है, कोई लॉजिक इसमें है नहीं। इट्स ओपन, ऊपर अफेक्टेड साइड शुड बी ओपन ना सर, देन वी कैन एग्जैक्टली। तो अगर हम नीचे की तरफ अफेक्टेड साइड रख देंगे तो नीडल कहां पर इंसर्ट करेंगे? यस सर। समझ गए ना? सिंपल सा लॉजिक है।
सिंपल लॉजिक, अगर अफेक्टेड साइड नीचे रख देंगे तो क्या होगा बताओ? निडल इंसर्ट करने के लिए स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो अफेक्टेड साइड एक्सपोज होना चाहिए, तो अफेक्टेड साइड को हम कहां पर रखेंगे? ऊपर के तरफ। समझ गए? सो द अफेक्टेड साइड शुड बी अपवर्ड and unaffected side should be downward. समझ गए? Is it clear? Is it clear? So this is what one more important positioning for thoracentesis. ठीक है? कोई डाउट बताओ? कोई डाउट बताओ? चलो नेक्स्ट आते हैं अभी साइट ऑफ इंसर्शन। कौन सा साइट के अंदर हमें, यहाँ पे पोजीशनिंग का क्या क्या हो गया बताओ? नंबर 1 कौन सा वाला पोजीशन बताओ? सिटिंग और अपराइट। सिटिंग और अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन, वेरी गुड। नंबर 2 क्या बताओ? कार्डियक और ऑर्थोपेनिक पोजीशन। कार्डियक और ऑर्थोपेनिक, ठीक है। एंड नंबर 3 क्या? अनअफेक्टेड, ठीक है, डाउनवर्ड। ऐसे एग्जैक्टली इसका कोई पोजीशन का नाम नहीं है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ अगर पेशेंट एक थोरासेंटेसिस के लिए जा रहा है तो अनअफेक्टेड साइड को हम कैसे कहाँ पर रखेंगे पोजीशनिंग के दौरान? अनअफेक्टेड साइड नीचे या ऊपर रहेगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमें वहाँ पे बताना है कि नहीं, यहाँ पे अनअफेक्टेड जो साइट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो बढ़िया। अभी नेक्स्ट चलते हैं रिगार्डिंग कहां पर हमें इंसर्शन करना है, उसे क्या बोलेंगे? साइट ऑफ इंसर्शन। हमें कहां पर इंसर्ट करना होगा निडल को? द साइट ऑफ इंसर्शन, ठीक है। कौन सा साइट में इंसर्ट करेंगे? ये हो गया हमारा इंटरकोस्टल स्पेस, मान के चलते हैं ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स तो ऐसे ही गया हुआ है, यहाँ पे अटैच हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये हो गया एक रिब, ये हो गया दूसरा रिब, इनके बीच में जो है स्पेस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंटरकोस्टल स्पेस, आईसीएसडी से बोलते हैं। आगे की तरफ वैसे स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है, उसे भी इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। अभी डायरेक्ट रिब्स के ऊपर तो नहीं डाल सकते ना, रिब्स के मतलब रिब्स के ऊपर इंसर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बिटवीन द रिब्स, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है ना। बिटवीन द रिब्स हमें जाना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? एंड बिटवीन द रिब्स जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जाना चाहिए नॉर्मली? द इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस? 7th, 8th, 9th and 9th. So these are 3 important positions जहां पर हमें क्या करना होता है? इंसर्ट करना होता है निडल को। समझ गए? और कैसे इंसर्ट करना पड़ेगा ये तो साइट हो गया। नंबर 2 यूएसजी गाइडेड। यूएसजी गाइडेड मतलब क्या? मान के चलते हैं ये हो गया पेशेंट, ठीक है, ये हो गया बैक साइड, ये हो गया मान के चलते हैं इसका स्कैपुला, यहाँ पर ऐसे स्कैपुला होगा, यहाँ पर ऐसे स्कैपुला होगा, बेसिकली स्कैपुला के नीचे आ रहे हैं। हमने क्या किया? यूएसजी, ये हो गया मशीन, यूएसजी का मशीन है, यहाँ पर मॉनिटर है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा मतलब डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रोब लगाया, और प्रोब लगाने से हमें पता चलेगा ना वो लंग्स और प्लूरल कैविटी, मान के चलते हैं ये हो गया लंग्स, ये हो गया प्लूरा, इनके बीच में तो फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है, वो दिखाई देगा कहाँ पर? मॉनिटर के अंदर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? निडल को इंसर्ट कर देंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड। समझ गए? तो एक्यूरेटली वो जाके पहुंच जाएगा प्लूरल कैविटी के अंदर। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड गाइडेड करने से क्या होगा? देयर विल बी मिनिमल चांस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, एंड सेफ साइड में हम जाएंगे। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। चलो अब यहाँ पे इंसर्ट कर दिए निडल को, ठीक है। निडल को इंसर्ट कर दिए। निडल को इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे? अटैच आईवी सेट, अटैचमेंट होगा किसके साथ? आईवी सेट के साथ। अब यहाँ से जो भी हमें निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
निकालना होता है, मान के चलते हैं हम रिमूव करना चाहते हैं फ्लूइड, रिमूव कर दिए, या फिर हम सैंपल कलेक्शन करना चाहते हैं, वो सैंपल कलेक्शन करेंगे, हाँ या ना, सैंपल कलेक्शन करेंगे और हमने क्या लिया था, सोडियम साइट्रेट, उसके अंदर डाल देंगे और भेज देंगे लेबल करके लैब को, समझ गए। अगर हमें सैंपल कलेक्शन के लिए चाहिए, देन फॉर सैंपल कलेक्शन हमें कितना ml का फ्लूइड चाहिए, 20 to 30 ml का, 20 to 30 ठीक है। अगर रिमूव कर रहे हैं तो एट ए टाइम कितना रिमूव करेंगे, वी कैन रिमूव मैक्सिमम ऑफ टू 1000 to 1200, ठीक है। अगर हम रिमूव कर रहे हैं 1000 to 1200 ml रिमूव करेंगे, एंड देन अगर सैंपल कलेक्शन करना है 20 to 30 ml इज एनफ, वो सैंपल मतलब लैब में भेजने के लिए। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद टिंचर बेंजीन यूज करेंगे फॉर ड्रेसिंग, समझ गए, समझ गए क्या। Yes, sir. सो दिस इज रिगार्डिंग द साइट इंसर, आई मीन साइट सिलेक्शन एंड इंसर्शन वगैरह। नेक्स्ट, अभी प्रोसीड्योर खत्म हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर प्रोसीड्योर। आफ्टर प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर के बाद क्या करना, यहाँ पे और एक चीज़ आता है जहाँ पर बेसिकली जब हम प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालते हैं तो वो फ्लूइड कलर हमें देखना चाहिए, कलर कैसा है, इसमें ट्रांजुडेट एंड एक्सुडेट मैंने मतलब पहले से ही बताया हुआ है, ट्रांजुडेट एंड एक्सुडेट को एक्सुडेट है या नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजुडेट एंड एक्सुडेट, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजुडेट एंड एक्सुडेट, कौन बोलेगा। What are the differences between transudate and exudate, कौन बोल रहा है बताओ। Exudate, sir. Exudate means past formation type of things. I don't know, sir. fluids. Sir, exudate are fluid. Transudate, sir. एक है क्या बताओ, ट्रांजुडेट, एक fluid. ठीक है, एंड नंबर 2 इज एक्सुडेट, ठीक है, एक्सुडेट। तो ये समझ लो ट्रांजुडेट मतलब क्या, सिंपल जो हमारा फ्लूइड है जाके सिंपल फ्लूइड जाके अक्मुलेट हो गया बिकॉज ऑफ लाइक इडीमा में जो फ्लूइड जमा होता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जिससे बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अक्मुलेशन ऑफ द फ्लूइड, प्लाज्मा लाइक फ्लूइड अक्मुलेशन, ठीक है, accumulation of the fluid, simple fluid, and this is because of what, imbalance between the hydrostatic and colloidal osmotic pressure, रिगार्डिंग दिस मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो इडिमा होता है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है रिगार्डिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो कौन मेंटेन करता है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। ज़्यादातर इसीलिए लीवर वाला डिसीज में इडिमा होता है या फिर किडनी फेलियर वाला केसेस में होता है क्योंकि एल्बुमिन पूरा बाहर चला जाता है, इसलिए ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे बढ़ा इडिमा हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजुडेट होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमनली इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे ट्रांजुडेट होगा। लेकिन एक्सुडेट वाला केस अगर बात करें तो एक्सुडेट क्या है, ये मान के चलो जैसे पस जैसा है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से एक्युमुलेट होता है। जहां पर कैपिलरी इन्फ्लामेशन हो गया वहां पे कैपिलरी से लीक होके फ्लूइड आ रहा, ठीक है। सो इन्फ्लामेशन लीड टू कैपिलरी इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी मतलब क्या, लीकिंग, ठीक है ना, इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी की। व्हाट इज कैपिलरी, ब्लड वेसल का सबसे छोटा वाला मतलब छोटा वाला ब्लड वेसल जो है पतला वाला सबसे छोटा वाला, वो कैपिलरी परमियाबिलिटी या लीकिंग बढ़ जाता है। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए यहां पे ट्रांजुडेट एक्सुडेट होता है। तो मोस्ट कॉमनली कब होगा, मान के चलते हैं जैसे निमोनिया हो गया एग्जाम्पल, यहां पे एक्सुडेट होगा। ट्रांजुडेट कब होता है, नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं अगर लीवर फेलियर हुआ,
या फिर किडनी फेलियर हुआ, यहाँ पे अल्बुमिन बाहर, इडिमा हो जाता है जैसे असाइटिस हुआ। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वाला केस में भी हो सकता है ट्रांसुडेट अकोमुलेशन। एक्सुडेट क्योंकि इन्फ्लामेटरी है, इसमें क्या होता है, देयर इज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये फ्लूइड का अगर एग्जामिन करोगे तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा एंड साथ में क्या मिलेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH। लेकिन ट्रांसुडेट में तुम्हें क्या मिलेगा, देयर विल बी डिक्रीज प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर क्या है बताओ, सिर्फ पानी भरा हुआ है, इन्फ्लामेशन है नहीं, प्रोटीन ज़्यादा होगा नहीं, एंड इवन LDH विल बी लो क्योंकि इन्फ्लामेटरी है नहीं। इन्फ्लामेशन की वजह से ज़्यादा प्रोटीन एज वेल एज देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ LDH। और इन्फ्लामेशन की वजह से कैसे, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी लीक हो जाता है, प्रोटीन बाहर आके जमा हो जाता है। लेकिन ट्रांसुडेट वाला केस में वैसा तो है नहीं, बस यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ये कैपिलरी का कुछ चेंजेस, इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, बस नॉर्मली एल्बुमिन का कमी या मतलब एल्बुमिन का कमी या फ्लूइड ओवरलोड होने से हो जाता है। दो चीज़ हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड होने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना, या फिर एल्बुमिन बाहर जाने से, लाइक इन केस ऑफ किडनी, या फिर ना बनने से इन केस ऑफ लिवर फेलियर, देयर विल बी decreased colloidal osmotic pressure, because of which there will be edema or transudate formation. But in case of exudate formation there will be inflammation, like in case of pneumonia, and because there is inflammation the capillary permeability will be more and there is accumulation of the protein and LDH in the fluid. That's what called as exudate. So I think so तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम निकालते हैं ना वो मतलब थोरासेंटेसिस के दौरान जब हम फ्लूइड निकालते हैं तो ये भी देख लेना चाहिए कि वो फ्लूइड के अंदर क्या है, वो ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। चलिए सो यहां पे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे पोजीशनिंग के बारे में समझेंगे। आफ्टर द प्रोसीड्योर, आफ्टर प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए। आफ्टर प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, नंबर 1 इज अ पोजीशनिंग। पोजीशन क्या होना चाहिए, पोजीशन शुड बी, यहां पे देख लो, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब हम थोरासेंटेसिस करना चाहते हैं उस टाइम के दौरान जो अनअफेक्टेड साइड है वो नीचे है, क्योंकि हमें अफेक्टेड साइड को क्या करना है, प्रिक करना है, तो इसलिए वो एक्सपोज होना चाहिए ऊपर। लेकिन आफ्टर प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, अफेक्टेड साइड शुड बी डाउन, डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, अफेक्टेड साइड शुड बी बिलो। क्यों बताओ? What do you think? Easily drain out Li- by नहीं, लीकेज नहीं होगा। अगर प्लूरल फ्लूइड लीकेज होने का चांस होगा तो लीकेज नहीं हो सकता है, ब्लीडिंग होने का चांसेस कम होगा। वेरी गुड। वैसे जब हम लीवर बायोप्सी करते हैं उस टाइम के दौरान भी मतलब राइट साइड को हम नीचे की तरफ करके सो जाते हैं। क्यों बताओ? रीजन वही है, लीकेज ना हो। समझ गए? लीकेज ना हो, तो इसलिए लीकेज ना होने के लिए तो अफेक्टेड साइड को अगर नीचे रखेंगे तो क्या होगा, देयर इज डिक्रीज चांस ऑफ, और डिक्रीज चांस तो नहीं लिखना चाहिए, डिक्रीज रिस्क, ठीक है ना, डिक्रीज रिस्क ऑफ लीकेज। समझ गए? हाँ या ना बोलो? डिक्रीज रिस्क ऑफ लीकेज, ठीक है ना। नंबर 2 और क्या, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। समझ गए? इसलिए जो साइड में मान के चलते हैं राइट साइड में हमने प्रिक किया था और राइट साइड को नीचे की तरफ करके सो जाएंगे। सो बिफोर क्या होता है, बिफोर क्या और आफ्टर क्या, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। बिलो क्या रहता है, नीचे की तरफ क्या रहता है बताओ, बिफोर ऑन अफेक्टेड साइड, एंड आफ्टर क्या है बताओ, अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड, ठीक है, यही वाला कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, पूछ लेगा भाई बताओ कि कोई पेशेंट है ना, शेड्यूल किया गया है थोरासेंटेसिस के लिए, और तुमने क्या वो थोरासेंटेसिस करने वाले हैं और पेशेंट को तुम्हें पोजीशनिंग करना है। बताओ कैसे पोजीशनिंग करोगे, ठीक है ना। अनअफेक्टेड साइड नीचे, अनअफेक्टेड साइड ऊपर, ऐसे करके ऑप्शंस होगा एंड यू हैव टू आंसर इट।
ठीक है। सो तभी तुम्हें कंफ्यूजन होगा अगर ये दोनों के बीच में तुम्हें पता नहीं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट कि बिफोर क्या और आफ्टर क्या, समझ गए? तो Yes, कंसेप्ट sir. समझना जरूरी है। चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर हम थोरासेंटेसिस करते हैं? व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन होने का क्या मतलब, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है? नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताओ, मोस्ट कॉमन इज योर न्यूमोथोरैक्स। Pneumothorax. Pneumothorax. न्यूमोथोरैक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद थोरासेंटेसिस। उसके बाद क्या? जब हमने न्यूमोथोरैक्स हुआ ना, वहां पे क्या होगा? ट्रैकियल डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, कहां पर ये मैंने बताया था? जब मैंने चेस्ट ट्रॉमा पढ़ाया था उस टाइम के दौरान। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स होने से एटेलेक्टासिस हो जाता है, ट्रैकियल डेविएशन। ठीक है, ट्रैकियल डेविएशन कैसे होता है बताओ? फॉर एग्जांपल यहां पे ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है, ये हो गया, मान के चलते हैं ये हो गया एक लॉन्ग्स, ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया चेस्ट। ठीक है, जैसे ही न्यूमोथोरैक्स होता है तो बेसिकली यहाँ पे क्या है बताओ? देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, यहाँ पे देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, ये हो जाता है नेगेटिव प्रेशर हर टाइम। इस ये क्या मतलब, जो वाल है चेस्ट वाल, ये सक्शन जैसा सक करता है किसको? ये लंग्स को सक करता है। तो लंग्स क्या होता है? खींच के ये चेस्ट वाल जो है ना वो खींचता है बाहर की तरफ। तो ये मतलब ये मान के चलो बैलून को जैसे हम खींच के चारों तरफ से रखे हैं, अगर छोड़ देंगे तो बैलून क्या होगा? धप से स्क्वीज हो जाएगा, वैसे डिफ्लेट हो जाएगा। तो वही वाला बात है, समझ गए ना? तो वैसे यहाँ पे जैसे ही हमने प्रिक कर दिया, जैसे हमने थोरैक्स को प्रिक कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे अगर प्रिक कर दिया ऐसे, तो प्रिक करने से क्या होगा? एक पोर्ट बन गया, यहाँ से क्या जाएगा? एयर अंदर चला जाएगा। तो जैसे एयर भर गया तो प्रेशर क्या होगा? जो नेगेटिव प्रेशर था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया? कन्वर्ट हो गए पॉजिटिव हो गया। जैसे ही पॉजिटिव हुआ और ये खींचने वाला जो पावर है वो नहीं होगा, अभी क्या होगा? लंग्स कोलैप्स। ठीक है ना, वो लंग्स धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ या ना बोलो? समझ रहे हो क्या? हाँ। तो अगर कोलैप्स हो जाता है तो ट्रैकिया जो पोजीशन में है वो क्या होगा? इधर उधर हो जाएगा। तो किसके तरफ होगा? टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड। ये वाला साइड को डेविएट हो जाएगा, मतलब ऐसे डेविएट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल डेविएशन। और ये लंग्स क्या होगा? ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एटेलेक्टासिस। समझ गए? अगर ये लंग्स को दोबारा ऐसे इन्फ्लेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉजिटिव प्रेशर है इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? नेगेटिव करना पड़ेगा। समझ गए? तो नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यू हैव टू रिमूव दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। हाँ या ना बोलो? रिमूवल ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ एयर। तो एयर रिमूवल के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर थोरासेंटेसिस करना पड़ेगा। और इसमें क्या लगाना पड़ेगा? आईसीडी, आईसीडी ड्रेनेज। ठीक है ना, आईसीडी ड्रेनेज लगाने से वो क्या करेगा? दिस पॉजिटिव प्रेशर विल टर्न इनटू नेगेटिव। वो एयर सोख के बाहर ले लेगा। जैसे एयर बाहर चला गया, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, धीरे धीरे लंग्स क्या होगा? अपना पोजीशन में चला आएगा। सो यहाँ पे ट्रैकियल डेविएशन होता है बिकॉज ऑफ द न्यूमोथोरैक्स। यू शुड रिमेंबर न्यूमोथोरैक्स के रिगार्डिंग एक क्लास ऑलरेडी है, देख सकते हो वहाँ पे जाके। ट्रॉमा वाला क्लास देखोगे, वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स का एक क्लास है, देखोगे ट्रॉमा वाला क्लास के अंदर है। ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा देखोगे, वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में बताया गया है, कैसे डिविएशन होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताया गया है वहाँ पे। समझ गए? ये होता है कंसेप्ट। एक हो गया क्या? न्यूमोथोरैक्स होता है, देन ट्रैकियल डेविएशन होगा, द कॉम्प्लिकेशन आ दिस। ठीक है ना? and the trachea will be shifted to unaffected side due to excessive and forceful removal of the fluid. ये होता है इसका complication. चलिए, so next चलते हैं। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग द लंबार पंक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? No, sir. एंड रिगार्डिंग लुम्बार पंक्चर सबको पता होगा, लुम्बार पंक्चर के रिगार्डिंग सबको पता होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि लंबार पंक्चर सबको पता है
और वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, क्योंकि दिस आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ये मत समझ लो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। हो सकता है तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स पता हो, मुझसे ज़्यादा पॉइंट्स पता हो, अगर कहीं पे छूट जाता है तुम बोल सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे ये पॉइंट मुझे पता है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, बोल सकते हो। बिकॉज सबको पता है लंबार पंक्चर शुरू से हम फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे हैं और कॉमन टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लंबार पंक्चर कराने से पहले तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला नीडल को देख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लंबार पंक्चर नीडल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लंबार पंक्चर नीडल। अभी लंबार पंक्चर नीडल को अगर देखोगे ना, इसका बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। क्या पार्ट है बताओ? व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड हब। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड स्टाइलेट। इसे क्या बोलेंगे? स्टाइलेट बोलते हैं, Eyelet. समझ गए। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज द नीडल, हॉलो नीडल, यस, दिस इज हॉलो नीडल, मतलब इसके अंदर पूरा खाली भरा हुआ है, स्टाइलेट इसके अंदर होगा, समझ गए। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सीथ, ठीक है, जो मतलब कवर करके रखता है, कवरिंग होता है ना वो, मतलब स्टाइलेट अंदर, हॉलो नीडल के अंदर, और पूरा नीडल को कवर करके जो है, इसे क्या बोल रहे हैं? सीथ बोलते हैं, समझ गए, है ना, बोलो। Yes, sir. चलो, Yes, sir. सो इसे बोल सकते हैं क्या? स्टाइलेट का हब, और ये वाला बोल सकते हैं क्या? नीडल का हब, लेकिन हब ही तो है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड नीडल हब। एंड व्हाट इज दिस हब? दिस कॉल्ड स्टाइलेट हब। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कोई इसमें झोल है नहीं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज योर लंबार पंक्चर नीडल। ये क्वेश्चन तुम्हें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ ये क्या है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो आंसर देना चाहिए दिस इज योर लंबार पंक्चर नीडल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लंबार पंक्चर कहाँ पर करते हैं बताओ पहले? व्हाट इज द साइट? So spine, lower अरे स्पाइन तो पता है सबको, Sir, L4 and L3, L4 and L4 run. L3 L4 या फिर L4 एंड L5, ठीक है, दो साइट है नॉर्मली, L3 एंड L4 के बीच में, या फिर नंबर 2 L4 एंड L5 के बीच में, ये दोनों कॉमनली हम यूज करते हैं, समझ गए। सो लंबार पंक्चर वाला साइड जो है वो क्या है बताओ? L3 L4 या फिर L4 L5, समझ में आ रहा है ना, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। सो L3 L4 एंड L4 L5, तो ये दोनों पोजीशन से अगर L3 L4 के बीच में या L4 L5 के बीच में हम जा रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे? विल रीच एट द सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस। और सब अरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे है बताओ? कहाँ पर है बताओ? मान के चलते ही हो गया ब्रेन, ठीक है, ये क्या है बताओ? ब्रेन। ब्रेन के ऊपर ना 3 डिफरेंट कवरिंग्स हैं, एंड इवन दिस इज लाइक मान के चलते हैं ये हो गया ब्रेन का कंटिन्यूएशन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। इसके ऊपर जो कवरिंग्स हैं वो कवरिंग कैसा है बताओ? कवरिंग, एक कवरिंग मान के चलते हैं, ये हो गया एक कवरिंग जो ग्रीन वाला, ठीक है। सो इसे क्या बोलेंगे? सबसे इनर मोस्ट। व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड? व्हाट इज दिस कवरिंग कॉल्ड? द ग्रीन वन। ये बताओ। Durameter. Pyometer. पायामेटर, डूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर, क्या मैटर? सबसे नीचे वाला क्या है? मिडिल वाला क्या है? बाहर वाला क्या है बताओ? इनर वाला है सर पायोमीटर। Yes. एंड सबसे बाहर वाला जो है वो क्या है बताओ? Outer is durameter. बाहर वाला है वो क्या है बताओ? Arachnoid meter. मान के चलते हैं जो रेड वाला है, अरेक्नॉइड मैटर बाहर है। नो पागल हो गए क्या? ड्यूरामीटर सर।
मोबाइल के अंदर घुस के मारूंगा, बता रहा हूं। सबसे बाहर जो रेड वाला है वो क्या है बताओ? दिस इज योर ड्यूरा मैटर, ठीक है। जो यहाँ पे मतलब पर्पल कलर का दिख रहा है वो क्या है बताओ? दिस इज योर अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। एंड जो ग्रीन वाला है व्हाट इज दिस? पाया मैटर, ठीक है। एंड व्हाट इज योर सब अरेक्नोइड स्पेस? वेयर इज इट? इट इज बिटवीन द अरेक्नोइड मैटर एंड द पाया मैटर। वेयर इज इट? दिस इज द स्पेस। समझ गए? यही वाला स्पेस है जहां पर क्या बोलते हैं? बिटवीन पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर, दिस इज द स्पेस जहां पर क्या है बताओ? सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस यहां पर क्या है बताओ? देयर विल बी CSF। यहां पर क्या है? देयर विल बी CSF। व्हाट इज दैट कॉल्ड? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहीं पे है। कहां पर? बिटवीन द सब अरेक्नोइड स्पेस, आई मीन विद इन द सब अरेक्नोइड स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड पाया मैटर। सो व्हाट दीज लेयर्स आर कॉल्ड? ड्यूरा, अरेक्नोइड एंड पाया मैटर, दिस आर कॉल्ड मेनिंजेस, ठीक है। सो इसे मेनिंजेस बोला जाता है। और वी कैन से द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इसे मेनिंजेस बोलते हैं। बाहर है, सबसे आउटर इज द डूरा, द मिडिल वन इज कॉल्ड अरेक्नोइड एंड द इनर वन इज कॉल्ड पाया मैटर। And between the arachnoid and pia mater, the space is called subarachnoid space, and there we can find the cerebrospinal fluid. Right? समझ में आ रहा है? And Yes. most commonly this CSF is to maintain the ICP. Maintain ICP. Intracranial pressure. हाँ. What is that called? Intracranial pressure. Intracranial pressure. So इंट्राक्रैनियल प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है? 5 to 15 mmHg, 5 to 15 mmHg, ठीक है। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 115 mmHg, अगर 15 mmHg से ज़्यादा होता है विच से दिस इज इंक्रीज्ड ICP, increased ICP. ठीक है ना, इंक्रीज्ड ICP, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे लंबर पंक्चर कहाँ पे करेंगे? L3 L4 या L4 L5 के बीच में कर रहे हैं हम लोग। इंडिकेशन क्यों करेंगे भाई लंबर पंक्चर? बताओ, व्हाट आर द इंडिकेशंस? क्यों कराना चाहिए? Collect CSF. यस, टू कलेक्ट CSF। क्यों कलेक्ट करेंगे? मजा लग रहा है क्या? मजाक है? For the diagnostic purpose. हाँ, कलेक्ट क्यों करेंगे बताओ CSF को? फॉर डायग्नोसिस, ओके, फॉर डायग्नोसिस। CSF का क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं बताओ? TB के लिए, वायरल के लिए एंड बैक्टीरिया के लिए क्या है, फंगल के लिए क्या है। वो मेनिंजाइटिस के अंदर जब मैंने बताया था, मेनिंजाइटिस के अंदर पूरा डिटेल में भरा, मतलब वहाँ पे CSF का एनालिसिस कैसे किया जाता है वहाँ पे बताया गया है। और ज़्यादा इसके अंदर हम नहीं जाएंगे CSF एनालिसिस के अंदर। तो डायग्नोसिस के लिए मतलब क्या? नंबर 1 CSF एनालिसिस। यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या चेंजेस पाया जाएगा CSF के अंदर, फंगल में क्या, वायरल में क्या चेंजेस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देख सकते हो मेनिंजाइटिस वाला क्लास देखोगे, वहाँ पे CSF एनालिसिस के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बताया गया है। CSF का कल्चर करा सकते हैं, ठीक है ना, हाँ या ना बोलो। यहाँ पे पता चलेगा ना, कल्चर सेंसिटिविटी कराने से CSF के अंदर क्या बढ़ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। ये है डायग्नोसिस के लिए नंबर 1। नंबर 2 क्या बताओ? फिर डायग्नोसिस के लिए हम डाई डाल सकते हैं, है या ना। तो डाई डालेंगे और डाई डालने के बाद यहाँ पे हमें पता चलेगा कि CSF जो फ्लो हो रहा है कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, ठीक है। लाइक सिरिंगोमेलिया, जहाँ पर क्या होता है, एक क्या बोले बैलून जैसा फूल जाता है मेनिंजेस, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और वहाँ पे भर जाता है क्या, हमारा CSF भर जाता है। सिरिंगोमेलिया वो अलग बात है, यहाँ पे छोड़ देते हैं वो। मतलब डाई हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस, डाई इंस्टिल करने के लिए, डाई डालने के लिए CSF के अंदर। जैसे हमने डाई डाल दिया, वो कलर चला गया, कलर कहाँ पे घूम रहा है CSF के अंदर, वो जाएगा ब्रेन के अंदर। जब हम
एक्सरे करेंगे या फिर कुछ फोटो लेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि CSF जहाँ पर वेंट्रिकल का साइज क्या है वो पता चलेगा वैसे, क्योंकि कलर वहाँ पे चला गया, कलर वो बताएगा, कलर जहाँ पे भरा हुआ है तो वहाँ पे जैसे हमने एक्सरे लिया तो वो कलर डिटेक्ट कर लेगा, मतलब ये एक्सरे डिटेक्ट कर लेगा फॉर एग्जांपल जैसे CSF को, ठीक है ना, स्पेशल टेक्निक एग्जैक्टली एक्सरे नहीं बोलेंगे, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो वो डिटेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा ना उसका साइज़ क्या है वेंट्रिकल्स का, तो वो CSF के अंदर हम जब डाई डालते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करा पाएंगे। उसे छोड़ के और क्या इंडिकेशन है बताओ। सर एनेस्थीसिया देने के टाइम में भी वेरी करते हैं। गुड, फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया इसे क्या बोलेंगे, फॉर एडमिनिस्टरिंग ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जल्दी बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स। ठीक है, समझ में आ रहे। नंबर 3 फॉर रिमूवल ऑफ CSF, रिमूवल ऑफ CSF, कभी कभी हम चाहते हैं कि CSF थोड़ा सा बाहर आ जाए, ठीक है, अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोसेफलस वाला केस में, ठीक है ना, हाइड्रोसेफलस वाला केस में, लेकिन एक चीज याद रखना है, CSF रिमूवल इज कंट्राइंडिकेटेड इफ देयर इज इंक्रीज्ड ICP। अगर ICP बढ़ा हुआ है देन CSF टैपिंग और प्लूरल, नॉट प्लूरल टैपिंग, लंबर टैपिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, लंबर टैप या फिर लंबर पंक्चर इज कंट्राइंडिकेटेड। CSF रिमूवल या फिर तुम बोल सकते हो लंबर पंक्चर LP इज कंट्राइंडिकेटेड। क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? बिकॉज अगर हमने ICP बढ़ा हुआ है मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड ऐसे करके है, और ये हो गया मान के चलते हैं सबअरेक्नॉइड स्पेस, हमने क्या किया इसको ऐसे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, CSF प्रेशर। ब्रेन के अंदर तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, ये कहाँ पर बढ़ा हुआ है, वो बाहर के तरफ ऐसे ही प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर कहाँ से आ रहा होगा एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये हो गया स्कॉल, ठीक है, स्कॉल के अंदर ही बढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, हो सकता है ब्रेन के वजह से हो सकता है CSF के वजह से हो सकता है ब्लड के वजह से हो, ये तीनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं ICP को बढ़ाने के लिए। सो देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स दैट यूज टू इंक्रीज ICP, क्या, एक है ब्लड, दूसरा CSF, तीसरा ब्रेन, एज पर द मोनरो-किली हाइपोथेसिस। मोनरो-किली हाइपोथेसिस के हिसाब से यही 3 चीज है जो कि प्रेशर को बढ़ाते हैं, ICP बढ़ाते हैं। अगर मान के चलते हैं स्कॉल के अंदर ये जो प्रेशर बढ़ा हुआ है ये तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालता होगा, ऐसे करके प्रेशर अगर बढ़ा है, अगर ब्रेन के ऊपर ऐसे प्रेशर डालता होगा और हमने क्या किया यहाँ पे CSF को निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा CSF यहाँ से जैसे ही बाहर आ गया तो ये क्या होगा, ब्रेन को धकेलेगा, मतलब स्कॉल जो है ना, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, ब्रेन थोड़ा हार्निएट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड आर्नोल्ड-कियारी मालफॉर्मेशन, आर्नोल्ड-कियारी malformation, or we can say herniation of the brain, herniation of brain, ब्रेन हार्निएट हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जब ICP बढ़ा हो, मतलब ज़्यादा है, उस टाइम पे हम CSF को निकाल दें या फिर प्लूरल लंबर टैप करें, इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड, हम नहीं चाहेंगे वो किया जाए। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? सो द कंट्राइंडिकेशंस आर, नंबर 1, कब हम लंबर पंक्चर नहीं करेंगे, एक कंडीशन हुआ क्या, अगर ICP ज़्यादा है, इंक्रीज्ड ICP, समझ गए। नंबर 2 और क्या, अगर मान के चलते हैं L3 एंड L4 या फिर सॉरी बिटवीन L3 एंड L4, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बिटवीन L3 टू L4 एंड L4 टू L5, ये दोनों के बीच में हम कराएंगे। मान के चलते हैं जो बैक साइड है, वो बैक साइड में जो स्किन है, वो स्किन के ऊपर क्या है, इन्फेक्शन है, वो L3 L4 एंड L4 L5 के बीच में क्या हम निडल इंसर्ट करेंगे जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन ओवर
इंसर्शन साइट, ओवर इंसर्शन साइट, जहां पर इंसर्ट करेंगे वो साइट में अगर इन्फेक्शन हुआ है। नंबर थर्ड, हमने देखा पेशेंट का, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, जब हम प्लूरल टैप करते हैं या फिर कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्यूर कर रहे हैं, तो इन्वाजिव प्रोसीड्यूर करने से पहले हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है बताओ? कोआगुलेशन स्टडी। कोआगुलेशन स्टडी हो गया, हाँ। एंड नंबर 2 जैसे कि पीटीआईएनआर हो गया, पीटीआईएनआर या फिर एपीटीटी हमने करा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगा हमें, तो चांसेस क्या है बताओ ब्लीडिंग होने का? तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। सो अगर किसी का क्या है बताओ, या फिर प्लेटलेट काउंट कम है, ठीक है ना, अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाएगा ना। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल क्या है बताओ? 1 लाख, 50,000. हाँ 1.5 लाख टू 4.5 लाख, 1.5 lakh. ठीक है। सो हम चाहेंगे कि अगर ये 1.5 लाख के आसपास है या फिर 4.5 लाख के अंदर है, देन इट्स फाइन। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो फिर ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो अनदर कंट्राइंडिकेटेड कंडीशन इज योर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। चलो, थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या? थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। नंबर 4 अगर क्या है बताओ? कोआगुलेशन, कोआगुलोपैथी, कोआगुलोपैथी। अगर कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, मान के चलते हैं जैसे हेमोफीलिया हो गया, वहां पे कोआगुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो वाला केस में कोआगुलेशन अगर नहीं होता है, अगर हमने प्रिक कर दिया तो ब्लीडिंग होता जाएगा, तो नहीं कराना चाहिए। समझ गए? समझ गए क्या? चलो, सो दिस आर द कंट्राइंडिकेटेड कंडीशंस जहां पर हमें लंबर पंक्चर नहीं कराना चाहिए। नाउ बिफोर प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर करने से पहले हमें क्या कराना चाहिए? बिफोर प्रोसीड्यूर, देखो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के जा रहा हूं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो जितना हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उतना हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। नंबर 1 बिफोर प्रोसीड्यूर क्या? एम्प्टी द ब्लैडर, ब्लैडर खाली कर दो, थोड़ा क्या होगा बताओ? कंफर्टेबल होगा। क्लाइंट एजुकेशन मतलब एजुकेशन दोगे कि लंबर पंक्चर के दौरान क्या क्या किया जाएगा, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, आफ्टर प्रोसीड्यूर क्या करोगे, हर चीज़ बताना चाहिए। एंड देन यू रिव्यू बिफोर द प्रोसीड्यूर, रिव्यू क्या करना? द लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे कोआगुलेशन स्टडी हो गया, एंड देन प्लेटलेट काउंट हो गया, वो सारी चीज़ें देखो। नंबर 2 और क्या देखना बताओ? द साइट ऑफ इंसर्शन, ठीक है ना, वो साइट को रिव्यू करो, साइट को देखो, साइट क्या फेवरेबल है या नहीं है। समझ गए? है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और नंबर 3 और क्या देखना चाहिए बताओ? आईसीपी। समझ गए? अगर आईसीपी ज़्यादा है देन हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। सो यू शुड रिव्यू दिस थिंग्स। समझ गए क्या? Yes, Yes, sir. sir. चलो, नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर क्या कराना चाहिए? नंबर 1 क्या? पोजीशनिंग, ठीक है। सो पोजीशन क्या बताओ? फर्स्ट चॉइस क्या बताओ? लैटरल पोजीशन, ठीक है ना, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन या फिर लैटरल डेकुबिटस पोजीशन, इससे बोल सकते हैं लैटरल डेकुबिटस। समझ गए? दिस इज योर फर्स्ट चॉइस लैटरल वाला, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड चॉइस? अगर नहीं हो पाता है देन व्हाट इज द सेकेंड चॉइस फॉर पोजीशनिंग? सेकेंड चॉइस इज योर सिटिंग पोजीशन। बट सिटिंग पोजीशन को हम इसीलिए सेकंड में रखे हैं बिकॉज इट हैज सम कॉम्प्लिकेशंस। इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर हमने ये सिटिंग पोजीशन में कराया देन वी कैनॉट मेजर द CSF
प्रेशर। बेसिकली जब हम CSF प्रेशर को नापते हैं, हमें लंबर पंक्चर कराने का और एक इंडिकेशन है, क्या? CSF का प्रेशर को जी नापना। सर। सिटिंग पोजीशन पे वो हम नहीं नाप सकते। CSF प्रेशर कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड। ये सिटिंग पोजीशन का एक मतलब डीमेरिट है, ठीक है। सेकंड है, इसमें एक रिस्क बना रहता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्निएशन, ब्रेन हार्निएशन। इसलिए सिटिंग पोजीशन बेसिकली प्रिफर नहीं किया जाता। फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारा वो क्या है? लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन या लैटरल डेकुबिटस पोजीशन। लेट मी शो यू द पिक्चर if it is, no, it is not there, but actually it should be like C-shaped position. यह है नहीं। तो कैसा होना चाहिए पोजीशनिंग? मतलब मान के चलो ये हो गया पेशेंट, हेड शुड बी फ्लेक्स्ड एंड बॉडी शुड बी लाइक इन C-shape पोजीशन, ठीक है। यहां पे ऐसे हो गया पेशेंट, एंड जो नी है वो नी शुड बी टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है ना। ऐसे करके होगा पेशेंट का नी, समझ रहे हो क्या? ऐसे करके होगा टुवर्ड्स द चेस्ट, समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। यस तो सर। ऐसा वाला सी शेप वाला पोजीशन, ये मान के चलो सी शेप वाला पोजीशन, सी हमारा ऐसे होता है ना, सी शेप वाला पोजीशन, ठीक है ना। सी शेप वाला पोजीशन दिया जाता है यहाँ पे पेशेंट को। देखा है कभी लंबर पंक्चर? यस सर। यस सर। चलो, तो जो लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन है वो सी शेप वाला पोजीशन है, समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैसा पोजीशन है यहाँ पे? नंबर 1, दैट शुड बी फ्लेक्स्ड नेक शुड बी फ्लेक्स्ड, ठीक है ना। चीन टचेस द चेस्ट, चीन टचिंग द चेस्ट, समझ गए? नंबर 2 क्या? नंबर 2 क्या? नी शुड बी फ्लेक्स्ड एंड बेंट, ठीक है ना। फ्लेक्स्ड एंड बेंट टू टच द चेस्ट, टू टच द चेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड? द सी शेप पोजीशन, समझ गए? हाँ या ना बोलो? यस सर। तो ऐसा वाला पोजीशन देने से क्या होता है? तो बैक साइड में स्पाइन जो है ना, जो बिटवीन द वर्टिब्रल रिंग, वो क्या हो जाता है? खुल जाता है, ठीक है ना। समझ गए? सो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दिस पोजीशन। नाउ सभी ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमने पोजीशनिंग दिया। अब यहाँ पे क्या करना? नीडल को इंसर्ट करना है। नीडल इंसर्ट किया, करने के बाद क्या करेंगे? कहाँ पर नीडल इंसर्ट करते हैं? L3 to L4 या फिर L4 L5 के बीच में। इंसर्ट करने के बाद क्या कराना बताओ? वेल, कलेक्ट द स्पेसिमेन। कलेक्ट द स्पेसिमेन मतलब CSF को कलेक्ट करो एंड लेबल करके लैब में भेज दो, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? देन असेसमेंट, असेस फॉर डिजीनेस मतलब हेड ड्रिलिंग। ज़्यादातर लोगों का हेड ड्रिलिंग होता है, हेडेक होता है, समझ गए? वो क्यों होता है? क्योंकि CSF हमने निकाल दिया, धड़ से क्या होगा? ICP कम हो जाएगा, समझ गए? तो धड़ से ICP कम हो जाता है, इसलिए हमें न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग चाहिए आफ्टर द प्रोसीड्योर। आफ्टर प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए? न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग। क्यों बताओ? क्योंकि ICP कम हो जाता है, समझ गए? तो कम हो जाता है ICP, हो सकता है कि CPP भी कम हो जाए, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। मतलब कम तो नहीं होगा CPP, बेसिकली CPP किसके ऊपर डिपेंड करता है? CPP डिपेंड्स ऑन द ICP एंड द मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। तो CPP का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस ICP। इसलिए मैं बोला कम नहीं होगा, क्योंकि ICP जितना कम होगा उतना CPP ज़्यादा होगा। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। व्हाट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर? फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू SVP प्लस 2 DBP
डिवाइडेड बाय 3। 3. ठीक है, तो मान के चलते हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना है, 120 है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मान के चलते हैं 90 है एग्जाम्पल के तौर पर। तो एसबीपी कितना हो गया, 120 प्लस ये कितना हो गया 90 इंटू 2, तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 100 हो गया। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कितना है, 100 है। आईसीपी हमारा जो नॉर्मली आता है वो कितना आता है, 5 to 15। मान के चलते हैं एक पेशेंट का बिफोर लंबर पंक्चर मान के चलते हैं कितना था, 15 था। तो ये जो सीपीपी है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, मतलब ब्रेन के अंदर कितना अमाउंट का ब्लड जा रहा है वो कितना है, 85, क्योंकि सीपीपी इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। जैसे ही हमने आफ्टर लंबर पंक्चर, आफ्टर एलपी, आईसीपी मान के चलते हैं कम हो गया, कितना 12 हो गया, तो क्या सीपीपी कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, कम तो नहीं होगा ना। 100 माइनस कितना 12 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 88। तो यहाँ पे सीपीपी बढ़ रहा है, तो आफ्टर लंबर पंक्चर सीपीपी बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मैंने yes, सीपीपी, समझ रहे हो। सो आईसीपी यहाँ पे कम नहीं होने वाला, आई मीन सॉरी सीपीपी तो कम नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। सो एनीवे, सो नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट प्रोसीड्यूर इंटरवेंशन या पोस्ट प्रोसीड्यूर, आफ्टर प्रोसीड्यूर जो भी बोल सकते हो। आफ्टर प्रोसीड्यूर क्या कराना है, नंबर 1 मॉनिटर वाइटल साइंस। क्यों वाइटल्स हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमने सीएसएफ निकाल दिया, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पे दिखाना बनता है, हो सकता है वाइटल्स में कोई चेंजेस हो, ठीक है। मॉनिटर वाइटल्स। नंबर 2 वाइटल्स के अंदर क्या आ जाएगा, टीपीआर, बीपी, वो सारे सैचुरेशन, ये सारे देखो, ठीक है ना, पेन, वो सारे वाइटल्स के अंदर आते हैं। SpO2 देखो, पेन देखो, टीपीआर, बीपी, वो सारे चीज़ें देखो यहाँ पे। देन न्यूरोलॉजिकल साइंस। मोस्ट कॉमनली इन पेशेंट्स में जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं क्या होता है, हेडेक। पोस्ट प्रोसीड्यूर या पोस्ट लंबर पंक्चर क्या होता है, हेडेक होता है। पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक वो क्यों होता है, बिकॉज देर इज सडनली देर इज डिक्रीज आईसीपी, समझ गए। तो आईसीपी डिक्रीज हो जाता है तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। और पेशेंट को कैसे सुलाना है, फ्लैट पुट में सुलाना है, फ्लैट एंड सुपाइन, समझ गए, हाँ या ना बोलो। और कैसे, Yes, फ्लैट सुपाइन मतलब बैक साइड नीचे की तरफ होगा। क्यों सुपाइन देते हैं, क्योंकि जहां पर हमने प्लूरल टैप, आई एम सॉरी स्पाइनल टैप किया तो वो जगह नीचे की तरफ होगा, हाँ या ना बोलो। हाँ सर, ड्रेसिंग, हाँ सर, ड्रेसिंग पूरा क्या होगा, प्रेशराइज होके जहां पर पंक्चर एरिया है वहां पे थोड़ा प्रेशर डालता होगा और ब्लीडिंग कम होगा, हाँ या ना बोलो। yes sir, So supine position is going to decrease the bleeding and as well as leakage. तो इसलिए क्या पोजीशनिंग देना चाहिए, फ्लैट एंड सुपाइन देना चाहिए। समझ में आया, हाँ सर, यस सर, और कोई डाउट यहां तक बताओ। नो सर, चलो नंबर 4, और क्या देखना चाहिए आफ्टर प्रोसीड्योर, क्या कोई लीकेज हो रहा है क्या, जो साइट है जहां पर हमने लंबर पंक्चर किया था, इज देयर एनी लीकेज, हाँ या ना बोलो। सो मॉनिटर व्हाट, मॉनिटर लीकेज, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो ये सारे मॉनिटर करो, समझ गए। और क्या मॉनिटरिंग चाहिए इसे छोड़ के, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट भी मॉनिटर करना चाहिए, समझ गए। नंबर 5, हाँ सर, मैंने क्या बोला यहाँ पे, हमने सीएसएफ निकाल दिया, रिमूवल ऑफ सीएसएफ, हमने सीएसएफ निकाला, दैट से क्या हुआ, आईसीपी कम हुआ। और हमें क्या करना चाहिए बताओ, बैठ जाएंगे नहीं, तो क्या करें, क्या करा हमने पोजीशनिंग दिया, Supine फ्लैट एंड position सुपाइन दिया। पोजीशन दिया, साथ में हमें क्या देना चाहिए, इंक्रीज हाइड्रेशन, इंक्रीज वाटर इनटेक। वाटर क्या कराएगा भाई, वाटर ज्यादा देने से दिस विल रिप्लेस द सीएसएफ, ये सीएसएफ को रिप्लेस कर देगा, जितना बाहर हमने निकाला था वो वाटर जाएगा ब्रेन के अंदर, सीएसएफ बन के फिर इसको रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। सो इसीलिए सीएसएफ निकालने के बाद हमें वाटर इनटेक को क्या कराना चाहिए,
एनकरेज कराना चाहिए पेशेंट को कि तुम पानी पियो, ठीक है। सो दिस आर पोस्ट प्रोसीड्यूर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। यहाँ तक कोई डाउट बताओ? No, sir. नहीं? चलिए, तो आज के लिए तुम्हारे लिए सबके लिए टास्क है, ठीक है। सो व्हाट इज योर टास्क? टास्क इज, तुम्हारे पास जो भी बुक्स है, बुक्स देखो, कोई भी बुक्स देखो, सारा एमसीक्यूज अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो। 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगता है तुम्हें, इंटरनेट जाओ, बुक्स जाओ, कहीं पे भी जाओ, सारा तुमने एमसीक्यू आज ही कवर करना है। क्या? लंबर पंक्चर के रिगार्डिंग, एलपी के रिगार्डिंग, एंड नंबर 2 थोरासेंटेसिस, ठीक है। ये दोनों के रिगार्डिंग जितना एमसीक्यू हो सकता है वो इंटरनेट से हो, बुक से हो, आज कवर करो एंड सेंड मी द डाउट्स जो भी तुम्हारा डाउट्स है वो मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है। टेक्स्ट करो एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। समझ गए? समझ गए? Okay, sir. अभी 20 मिनट है, 20 मिनट्स है, मतलब 8:30 होने के लिए। अभी तुम्हें एटलीस्ट आधा घंटा और पढ़ना है, आधा घंटा बस एमसीक्यू देखो, ठीक है। एटलीस्ट अभी तुम बैठ जाओ 30 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स पहले क्लास खत्म हुआ, अभी टास्क है 30 मिनट्स तुम्हें बस क्या करना, एमसीक्यू सॉल्व करना है। थ्योरी के बारे में चिंता मत करो, अभी तुम्हारा दिमाग में फीडिंग है, ऑलरेडी है, ठीक है। क्लास के बाद अभी तुम्हारा दिमाग में है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाया गया है आज क्लास में, और एमसीक्यू अच्छा से कर सकते हो। 30 मिनट्स बस एमसीक्यू देखो, ठीक है। चलो, ओके, बाय, sir. टेक केयर, गुड नाइट।